नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें भारत की एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर संख्या 40 हो जाएगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही आज की महत्वपूर्ण खबर है और इस बार के एग्ज़ाम में आपको ये जो एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है इसे शेयर करें। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला प्रश्न है आज का वो है कि पहले ये जो कुछ कथन दे रखे हैं आपको इन पर चर्चा करनी है। पहला कथन है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश के चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर इनकी शुरुआत की जा रही है जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की जा रही है। और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है। दूसरा कथन कहता है कि कार्यक्रम के तहत 33% से 40% संसाधन विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 33% से लेकर के 40% जो संसाधन है महिलाओं के लिए अलग से रख दिए गए हैं कि इतने प्रतिशत संसाधनों का प्रयोग केवल महिला केंद्रित योजनाओं के लिए ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये योजना की शुरुआत की जा रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जिसके मुख्य जिस समय कह सकते हैं जिसके मंत्री कौन है कैबिनेट स्तर पर, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर हमें शुरुआत देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की। और इसके साथ साथ में महिलाओं के लिए 33% और 40% तक विशेष रूप से संसाधन आवंटित कर दिए गए हैं। तो इस तरीके के आंकड़े आप याद रखिएगा। अगर इस तरीके के कोई स्पेशल आंकड़े रखे जाते हैं तो उन पर प्रश्न ज़रूर बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है वो है वीएस येदियुरप्पा ने 2 वर्ष में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल चल रहा था लेकिन उसके साथ साथ इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे जिसके रहते मतलब जो अभी तक भी जो कार्यकाल संभाला है वो इनके बेटे ने संभाला है। ज़्यादातर जो काम का पूरा भार था हमें देखने को मिल रहा था वो इनके बेटे पर ही था। जिसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हाँ इस्तीफ़ा मुझे दे देना चाहिए। शायद हेल्थ इश्यूज़ जो है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे या राजनीतिक कारण थे बैकग्राउंड में ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है वीएस येदियुरप्पा। इन्होंने अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है। तो वीएस येदियुरप्पा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कर्नाटक के हाल ही में गवर्नर बने हैं जिनका नाम है थावर चंद गहलोत। तो इनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो कुछ राज्य हैं जिनके गवर्नर में परिवर्तन किया गया है, राज्यपाल कुछ नए बने हैं, तो उनको आपको याद कर लेना है क्योंकि आने वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर थावर चंद गहलोत जी नए राज्यपाल बने हैं कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी एक नई नियुक्ति है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात हो रही है जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात करें तो ये नियुक्त किए गए हैं नासिरी कमल। नासिरी कमल इनका बिल्कुल सही नाम है और इन्हीं को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है, वो भी कहाँ पर? नागरिक उड्डयन मंत्रालय में। आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में कैबिनेट स्तर पर नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है कैबिनेट स्तर पर? ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जैसे कि विपिन तिवारी काफ़ी अच्छे आंसर करते हैं, तो इनके आंसर से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। आप लोग इनके कमेंट को ज़रूर पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा आप देखिए कि ये उत्तर प्रदेश के कैडेट
के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कमल की BCAC में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने PM हिकेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया है? मतलब यहाँ की संसद को ही इन्होंने बर्खास्त कर दिया है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? कैस सैयद हो जाते हैं। और इन्होंने यहाँ के हिकेम मेचिची जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री थे, इनको बर्खास्त कर दिया है। तो यहाँ पर इस समय बहुत ही ज़्यादा दंगे चल रहे हैं, यहाँ की स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि वैश्विक स्तर पर हर देश में कहीं ना कहीं अशांति फैली हुई है। और भारत तो फिर भी मतलब बहुत ही शांत देशों में आता है, लेकिन ये जो अदर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अशांति फैली हुई है। अगर हम सीरिया की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, ईरान, इराक, इज़राइल, और यहाँ पर एक बार एक और देश शामिल हो गया जिसका नाम है ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया में भी इस समय बहुत दंगे चल रहे हैं, जिनको ये प्रधानमंत्री जो यहाँ पर थे वो शांत कराने में असफल हो रहे थे। तो इस वजह से यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब प्रशासन को असफल पाया तो इनको यहाँ पर बर्खास्त कर दिया है। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे हिकेम मेचिची, इनको बर्खास्त कर दिया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ट्यूनीशिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं? तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में यूनेस्को का ये एक सम्मेलन चल रहा है, जिसके दौरान कई सारे देशों के जो विश्व विरासत स्थल है उनको यहाँ शामिल किया जा रहा है, और भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत के दो जो आप कह सकते हैं यहाँ पर धरोहर थी, उनको यहाँ शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल के रूप में। तो यहाँ पर पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क जो हैं स्पेन के हो जाते हैं। स्पेन जिसकी कैपिटल है मैड्रिड। तो स्पेन के ये दोनों जो पार्क हैं इनको शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है। हो सकता है वैश्विक स्तर पर अगर प्रश्न बने तो यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। तो आप लोग याद रखिएगा, पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क जो हैं वो स्पेन के हैं, जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी मैंग्रोव से ज़रूर परिचित होंगे। मैंग्रोव वनों के एक प्रकार होते हैं। भारत में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की खासियत क्या होती है कि पहली बात तो ये मिट्टी के कटान को रोकते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जो किनारे पर जब वनों से समुद्री लहरें आप कह सकते हैं जब किनारों से टकराती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का कटान करके ले जाती हैं, लेकिन मैंग्रोव वन मिट्टी को बचाए रखते हैं, यहाँ पर कटान को रोकते हैं। तो मैंग्रोव वन की एक और खासियत है कि इनकी जड़ें जो हैं इनमें पानी भरा रहता है। जो ज़मीन होती है तो पेड़ों की जड़ों में यहाँ पर पानी भरा रहता है, लेकिन इनकी जड़ें आप कह सकते हैं कि सांस लेने के लिए पानी के ऊपर निकली रहती हैं। तो इनकी जड़ें थोड़ा सा ऊपर उठ कर के निकली होती हैं अलग से पेड़ से। तो आप कभी अगर मैंग्रोव वन सर्च करेंगे तो इनके पेड़ आप देख सकते हैं। और सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्षों की बहुत ही बहुलता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। तो मैंग्रोव वन हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश के तट पर देखने को मिलते हैं, मतलब विशाखापट्टनम जहाँ पे है कुछ हद तक वहाँ देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ में पश्चिम बंगाल का जो तट है वहाँ पर तो सुंदरवन डेल्टा है, जिसमें मैंग्रोव वन की बहुत ही अधिकता है। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव वन, यहाँ पर विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, जिस दिन हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, उसी दिन हम वैश्विक स्तर पर मनाते हैं विश्व मैंग्रोव दिवस। तो 26 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया है? तो ये इस देश के बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक थे। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सके। तो यहाँ के लोक गायक जिनका नाम है फ़कीर आलमगीर, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के ये लोक गायक थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे बांग्लादेश में, और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस तीर्थ स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो मैंने आपको बताया, एक तो हमारा हो जाता है रामप्पा मंदिर, जो कि बना है, ये जो रामप्पा मंदिर है ये बना है 39th, भारत का 39वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। और इसके साथ साथ में धौलावीरा बन गया है 40वां विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में हड़प्पा का एक क्षेत्र, एक नगर, एक स्थल जिसका नाम है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अब कुल भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है। रट लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और 100% बनेगा। तो अगर आप 1-2 नंबर अपने बचाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ में एक और चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि अब हड़प्पा सभ्यता जो है एक बार फिर से उजागर हुई है, तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्रश्न बन सकता है कि बैकग्राउंड में जा करके हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बनाएं, धौलावीरा से प्रश्न बनाएं। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता मैंने पढ़ा रखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर से आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ सकते हैं। सारा डेटा एक जगह आपको मिल जाएगा, वो भी NCERT के बेस्ड। तो आप वहाँ से एक बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने माई गॉव मेरी सरकार गवर्नमेंट से यहाँ मतलब है ये पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर यहाँ पर तरह तरह की सूचनाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप अपनी सरकार के बारे में यहाँ पर जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहल की गई है और उत्तर प्रदेश के सेंस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के कृषि उपज के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए किस देश के लिए सब्जियों की पहली खेप यहाँ पर भेजी गई है? जैसे कि यहाँ पर भेजा गया है करी पत्ता, भिंडी, इस तरीके की सब्जियाँ यहाँ पर भेजी गई हैं। तो उत्तराखंड के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जो यहाँ के कृषि उपज, ये कृषि के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी पहली खेप जो है संयुक्त अरब अमीरात में भेजी गई है। तो UAE में यहाँ पर उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप भेजी गई है। तो UAE यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और UAE में ही क्या होने जा रहा है? IPL के मैच होने जा रहे हैं। तो बचे हुए IPL के मैच भी UAE में होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में कुल कितने प्रशिक्षण संस्थानों को खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी है? क्योंकि हमें भारत में जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षण देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो भारत के लिए गोल्ड ला सकें और कुछ बेहतर कर सकें भारत के लिए। और इसलिए यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थानों को खोले जाने की बात की है। और खेलो इंडिया के तहत तो यहाँ पर 236 प्रशिक्षण संस्थानों को खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है। अनुराग ठाकुर जी जो हैं वर्तमान में खेल मंत्री हैं, तो इनके द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि 236 प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए। तो यहाँ पर 236 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो है, जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर 27 जुलाई होगा कि 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अगर आप में से किसी को भी पता है कि इनमें से किसकी स्थापना कब हुई थी, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो जाहिर सी बात है नीति आयोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका स्थापना दिवस हम मनाते हैं 27 जुलाई को। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब हुई थी इसकी स्थापना, थोड़ी सी बात करते हैं। तो 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 1939 को नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। तत्कालीन अंग्रेज शासनकाल में इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किया गया था। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपको बहुत सिंपल सा आंसर देना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जाना जाता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।